अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। हुकूमत पाकिस्तान की और बिलखसूस अगर पार्लियामेंट के अंदरूनी पॉलिटिक्स को हम डिस्कस करें तो रिसेंटली जो लेजिस्लेशंस या कानून साजी का अमल है उस पर ख़ासा फोकस रहा है और आज भी हुकूमत का फोकस इसी चीज़ पर है कि कानून साजी का जो अमल है उसको तेज़ किया जाए। और आज जो लेजिस्लेशंस कौमी असम्बली के इजलास में जो एजेंडे का हिस्सा रहीं उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूद है, नंबर ऑफ़ जजेस का बढ़ाए जाना उसका एजेंडा मौजूद है और इसके साथ साथ एंटी टेररिज्म के हवाले से भी एक बिल पर कहा जा रहा है कि डिस्कशन की जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ इसको अपोज़ करती दिखाई देती है और ये भी वो समझते हैं कि जो आइनी बेंच बनाया गया उसमें भी हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जजेस लाना चाहती है और उनका मौक़िफ़ यही है कि दरअसल जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको अपहोल्ड किया जाए। तो इसमें पीटीआई कितना रेजिस्ट कर पाती है हुकूमत को, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल का दिए जाना 9 नवंबर का अब जो सवाबी का जलसा है ये कहा जा रहा है कि उसमें करारदाद पेश की जाएगी गंडापुर साहब की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करता भी हूँ तो सूबे का वज़ीर आला होने की वजह से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर एतराज़ किया जाए। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत किस तरह से इस सिचुएशन को डील करेगी और दूसरी चीज़ ये कि अदलिया से मुतल्लिक जो बयानबाजी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है क्या उससे कंट्रोवर्सी में इजाफा नहीं हो रहा, इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ हैं। राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और मेहरबानो कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानो साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आज जो कौमी असम्बली का एजेंडा है जिसमें एंटी टेररिज्म से मुतल्लिक एक बिल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, और दूसरा नंबर ऑफ़ जजेस के हवाले से बिल अंडर डिस्कशन आएगा, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी होगी और स्टांस क्या है इन तमाम अमेंडमेंट्स के ऊपर, लेजिस्लेशंस के ऊपर आपका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एंटी टेरर बिल की से शुरुआत करते हैं। ये जो बिल पेश किया जा रहा है और ये जो इख्तियारात बढ़ाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को देना चाहते हैं और उसके अंदर जो अभी बिल तो पेश नहीं हुआ तो जो इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग है उसके ऊपर तो गुफ्तगू नहीं हो सकती, मगर जो 26वीं आईनी तरमीम थी अगर उसको मद्देनजर रख के बात की जाए कि जो ड्राफ्टिंग और लेजिस्लेशन की है वो कितनी पुअर इज द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड, उसके अंदर अभी भी इतना अभाम है और इतनी कंफ्यूजन है। तो और जिस रफ्तार से ये लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं उससे तो इनकी नीयत भी वाज़े होती है। मगर जो एंटी टेरर बिल है, देखिए इसके अंदर आप सिक्योरिटी फोर्सेस को इतने बढ़ाकर इख्तियारात दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि अभी जो लोग अगवा किए जाते हैं और वो मिसिंग करार दे दिए जाते हैं और अदालतों में उनके लवाहिकीन या उनके रिश्तेदार चक्कर लगाते रहते हैं, ये उस सब को बंद करने के लिए है। ये अब इख्तियारात दे देंगे कि कोई भी एजेंसी किसी भी खदशे पे, या जो वर्ड यूज किया जा रहा है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, अब क्रेडिबिलिटी किस तरह एसेटेन होएगी? ये वही पाकिस्तान है कि जिसमें 1.5 साल से हमने देखा कि लोगों के खिलाफ बोगस जाली FIR दर्ज होती हैं और वो उन जाली FIRs के सिलसिले में जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें मेरिट्स पर भी बेल नहीं दी जाती। कि जिस तरह एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब, मेरे वालिद, ना उनकी सुनवाई नहीं हो रही, और जो पहले 3 हैं एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर चीमा साहब, उनकी बेल जो है वो खारिज कर दी गई। तो FIRs में सदाकत नहीं, तो ये जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है इसकी सदाकत का तयन कौन करेगा? मतलब आपने सिर्फ इख्तियार दे दिया कि वो किसी भी मर्जी पे ऑन अ whim जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, किसी को भी जाकर अब उठा लेंगे और प्रिवेंटिव डिटेंशन के नीचे 3 महीने उनको रख सकते हैं। ये जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं कि जिसको सेफगार्ड करना ना सिर्फ पार्लियामान का फर्ज है, आपकी अदलिया का भी फर्ज है, रियासत का भी फर्ज है, उस हकूक को मजरूह किया जा रहा है। अच्छा। और इस हुकूमत की तो मुझे लगता है नीयत ही ये है, इनको ना आइन की, ना बुनियादी हकूक की और ना ही जमहूरियत की कोई कदर है। जहां तक जजेस की तादाद बढ़ाने का सिलसिला है, 17 से 34 करने की बात अब हो रही है, तो इसमें भी देखिए इनके हर इकदाम के पीछे जरूरी है देखना कि इनकी नीयत क्या है। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के पीछे इनकी नीयत क्या थी, और बात ये वाजे हो गई कि इनकी नीयत में ही सबसे बड़ा खोट है।
तो अब ये डाइल्यूट करना चाह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ कुछ जजेस हैं कि जिनसे ये खौफजदा हैं, इस पर नैरेटिव जो गवर्नमेंट का है वो भी सामने आ जाएगा। राना एहसान साहब, ये बताइए, एंटी टेरर बिल के हवाले से मेहरबानो साहिबा भी जो बात कर रही हैं कि इख्तियारात में इजाफा होना या फिर डिटेंशन का जो टाइम है उसको बढ़ाया जाना, तो उसमें वो रिजर्वेशंस ये हैं कि जिस तरह अभी आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं ने, सलमान अकरम राजा हों या दीगर रहनुमा हों, वो ये बात कर चुके हैं कि इंतज़ार पंजोता साहब के साथ जो हुआ उसमें उनका अगवा जो है वो सस्पेक्ट किसी और को करते हैं, कवर अप किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और अब आप इख्तियार भी बढ़ा रहे हैं ताकि इसी तरह की लेजिस्लेशंस के गार्ब में आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर सकें लोगों को। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंतजार पंजोता का आपने जिक्र किया, वो उनकी मेरे ख्याल से उनका जब वो खुद कोई ऐसा बयान देंगे तो उसके ऊपर फिर बात की जा सकती है। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई बयान नहीं आया। वो अब अपनी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से या जैसे भी अगर कोई बयान देंगे तो फिर उस पर जरूर कमेंट किया जा सकता है कि उनका क्या मामला था। बहरहाल देखिए, इस मुल्क में टेररिज्म जो है वो एक हकीकत है और हमने उससे लड़ना है, और उसके लिए अगर आपने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को इक्विप करना है लेजिस्लेटिवली, तो वो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का इख्तियार है, और अगर सिंपल मेजॉरिटी आप पास है और एक्ट में आप कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो हक है पार्लियामेंट का, और वो पार्लियामेंट अभी जब उसको पास करेगी, पार्लियामेंट में जब वो आएगा, पेश होगा, तो मेरे ख्याल से तब उसमें एक अच्छी डिबेट की जा सकती है कि वो ठीक है या गलत है। लेकिन जहां तक पर्चे काटने की बात है वो बिल्कुल जो है प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। और जब आप लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान के सियासी कल्चर को, जिसको मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा है, तो हमारे इनके दौर में जब ये हुकूमत में थे तब भी एंटी टेररिज्म के पर्चे जो है वो हमारे पे भी कटे, दीगर और जमातों पे भी कटे। वही अगर चीज अभी भी नजर आ रही है तो वो इस कल्चर को खत्म करने का एक ही हल है कि सारी सियासी जमातें इकट्ठे होकर बैठें और इन मामलात को जो है दुरुस्त करें। बहरहाल इसको अगर आप एक साइड पे कर दें तो टेररिज्म एक हकीकत है पाकिस्तान में, और उसके कानून को अगर आप बेहतर करते हैं तो वो उसका ये ऑपोजिशन को ये बेशक सियासी मुखालिफिन पर इस्तेमाल ना हो जाए रिजर्वेशन, ये है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में जो असल मसाइल हैं टेररिज्म के, उनको जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको बेहतर आप इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जहां तक बात है ये जजेस की तादाद बढ़ाने की, देखिए वो तो जो है अब ऑब्वियसली आपने 26वीं आईनी तरामीम की है जिसके अंदर कंसेंसस डेवलप हुआ, तो वो पास हुई क्योंकि हमारी हुकूमत के पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो एक दर्जन से ज्यादा जमातों ने एक पेज पे आए और उन्होंने इसकी तरामीम को वोट किया। तो अब जो है वो उसकी आपने आईनी बेंच बना दिया, तो डेफिनेटली आपको जो है एक अपर लिमिट आप सेट करने जा रहे हैं 33+1 जज की, यानी कि 34 की अपर लिमिट सेट कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फौरी तौर पे जो है इनको फिल अप कर देंगे, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट के जिस तरह लोड आप देखते हैं चीजें हालात के मुताबिक आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। हो सकता है पहली दफा जो है इसको थोड़े नंबर से बढ़ाया जाए, लेकिन एक अपर लिमिट आप सेट कर रहे हैं। तो नहीं, एक्यूजेशन तो यही है ना कि मर्जी के जजेस लाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। Isn't that a point of concern कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर डिबेट जब शुरू होती है तो उस पर गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगता है कि आप इंटरवीन कर रहे हैं इदारे की इंडिपेंडेंस में? लेकिन दुनिया के अंदर ये हमने कोई नया ऐसा कोई चीज इजाद नहीं की जो जुडिशल कमीशन के थ्रू जो है वो अगर सिलेक्शन ऑफ जजेस होगा या जो भी मामलात हैं, तो ये कोई ऐसा हमने चीज जो है वो आईनी तरामीम नहीं की जो दुनिया में ऐसा मॉडल एग्जिस्ट ना करता हो। ऐसी कमेटीज होती हैं, पार्लियामेंट का रोल होता है, एक मिक्स मैच होता है, तो ये कोई आपने कोई नई इजाद नहीं की। तो अगर बाकी ममालिक में भी इस तरह के मॉडल हैं तो फिर तो वहां भी आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है बल्कि उनकी उन ममालिक की रैंकिंग पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से कई गुना बेहतर है। तो ये डिबेट तो ये चलती रहेगी, ऑपोजिशन इल्जाम लगाएगी। बहरहाल दुनिया के अंदर इस तरह के मॉडल्स मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक सियासी गुफ्तगू तो जितनी इस पे कर ले, लेकिन कोई हमने नई चीज नहीं इजाद। मेहरबानो साहिबा, योर टेक ऑन दिस? जी बिल्कुल, मैं इसमें कुछ इजाफा करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, अगर आप दुनिया के एग्जाम्पल्स देखें तो इस तरह के मौजूद हैं कि एक जुडिशल कमीशन होती है, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव से, पार्लियामान से लोग होते हैं। अमेरिका का जो है कि मिसाल दी जाती है अक्सर हुकूमत की तरफ से, मगर उसमें एक बुनियादी फर्क है। जब आप
एक कमीशन बैठ के ये फैसला करेगी कि कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होगा या कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, तो आप अगर अमेरिका की मिसाल देखें, वहां पे ये हेयरिंग्स जो हैं वो पब्लिक होती हैं, उनमें शफाफियत होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। बंद कमरों में चंद लोगों के दरमियान फैसले नहीं किए जाते उनकी मर्जी पे, उनकी पसंद नापसंद पे। हमें आज तक याया आफरीदी साहब का जो रिकॉर्ड है वो बेदाग है। ही इज एन एग्जेम्पलरी जज, हर कोई उनकी तारीफ करता है, और आपने देखा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस ने उनकी जो एलिवेशन है उसको तस्लीम किया। तो बेशक, मगर हमें आज तक ये नहीं बताया गया कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे उनमें से याया आफरीदी साहब को क्यों पसंद किया गया, उनको फौकियत क्यों दी गई ओवर द अदर 2। मंसूर अली शाह साहब में ऐसी क्या गलती थी या इनके क्या कंसर्न्स नहीं, उसकी लॉजिक तो लेजिस्लेटिव है ना। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई, उसमें आपके पास मेजॉरिटी है, डू व्हाटएवर यू कैन डू। लेजिस्लेशन के बाद गवर्नमेंट ने किया ना। यही जो राणा साहब कह रहे हैं कि दुनिया में मिसालें हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो उन जो वो जिनका वो हवाला दे रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है। जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना आपकी लेजिस्लेशन में कि जिस तरह कानून साजी हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसको ये कंसेंसस कहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया और हमने देखा कि किस तरह वो ब्रूट मेजॉरिटी इस्तेमाल की गई कंसेंसस को डेवलप करने के लिए। बानो साहिबा, मुझे ये बताइए, मुझे बताइए आईनी बेंच में फिर कौन सी शख्सियात चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए? वो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी बंदे की पसंद नापसंद पे नहीं चल रही है। हम ये नहीं चाहते कि ये लोग हों या ये ना लोग हों। नहीं, मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहा था आपने कि अगर वो ना आया एहतजाज करेंगे, मुल्क बंद कर देंगे। बिल्कुल जी, देखिए मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अभी भी। उनको आईनी बेंचेस से बाहर रखना मेरे ख्याल में तो उसकी कोई तो क्या उसके पीछे मंतक नहीं होगा, उनको जरूर होना चाहिए है। आपने आईनी बेंचेस जो बनाई हैं, आपने जो अब उनको इख्तियारात दिए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी चैलेंज नहीं कर सकते। आई उनको फौकियत हासिल होगी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस के ऊपर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आईनी बेंचेस देख सकेंगी। तो क्या इसमें फिर ये जरूरी नहीं है कि उन बेंचेस पे जो जजेस बैठे वो उन जजेस से जूनियर ना हो कि जिनको बेंचेस से बाहर रखा जा रहा है? और उसका कोई आप एक सेट कर ले स्टैंडर्ड कि जो आईनी बेंचेस पे जजेस होंगे, क्या उनका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में कि वो पहले एडजुडिकेट कर सके हैं, और उनकी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ बीइंग अ जज। अब कल को आप एक नए जजेस जो ये लाना चाह रहे हैं, 17 और नए जजेस आ जाते हैं जो पहली दफा एलिवेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब उन्हें फौकियत हासिल हो जाएगी उन जजेस पे जो कि कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, तो इसकी मंतक भी समझ नहीं आएगी ना। इससे तो सिर्फ मतलब सीनियर मोस्ट आप चाहते हैं सीनियर मोस्ट एलिवेट हो रहे हैं, जजेस लाना चाह रहे हैं और आप बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं क्योंकि आप खौफजदा हैं कि आजाद जजेस के फैसले आपको किसी तरह मुतासिर ना करें। और ये जो एक, मैं ये नहीं कह रही ये हकाइक है, मैं कह रही हूँ ये जो एक तासुर है ये अब पूरे मुल्क में पाया जाता है। इसमें बहुत इसको बड़ी तकवीयत मिली है कि जिस तरह इन्होंने तरामीम की और जिस तरह के कवानीन ये लेके आ रहे हैं। एंड राणा साहब, अबाउट जो आप तरामीम लेके आए हैं 26वीं आईनी, इसके अंदर तो अब बड़े अबहाम है। इसकी जो लेजिस्लेशन जो ड्राफ्टिंग है इट्स वेरी पुअर। अब देखिए, आपने जुडिशियल कमीशन तो बन गया मगर जुडिशियल कमीशन इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि आपने उसमें ये लिख दिया कि जो सीनियर तरीन जज है आईनी बेंच का वो उसका हिस्सा होगा। ये लिखना भूल गए कि पहली दफा ऐसा नहीं होगा, पहले वो उसके बगैर चलेगा एंड देयरफॉर आफ्टर दैट ही विल बी इंक्लूडेड। सो आपकी तरफ से जो लेजिस्लेशन कानून साजी हो रही है उसके पीछे इतनी सोच नहीं दिखाई देती, उसके पीछे खौफ जरूर दिखाई देती। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें कि वो जिस तरह से कहा मेहरबानो साहिबा ने कि ये समझ से बाहर होगा कि अगर सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर आईनी बेंच बनने जा रहा है वहाँ पर वो भी शामिल ना हो। राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि वो एक मुतनाज़ जज हैं और उनको नहीं आना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों तरफ से अपनी चॉइसेस को चेरी पिक करना
इससे तो साबित यही होता है कि नोबडी इज स्टैंडिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हर किसी के अपने अपने फेवरेट्स हैं सिर्फ। ये देखिए, राणा साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया होगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है कि जो आईनी बेंच है उसकी सिलेक्शन ऑफ जजेस जो उसके अंदर बैठेंगे और उसके जो सरबरा होंगे, उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है या किसी जमात से कोई लेना देना नहीं है। आपने रूल्स ऑफ द गेम बना दिए, रूल्स ऑफ द गेम आइन है और कानून है, और उसके मुताबिक जो भी बनेगा तो वो बन सकता है। अब ये तो जुडिशल कमीशन के हाथ में है कि वो किसको बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर जो है एक अच्छी नुमाइंदगी है, मेजॉरिटी नुमाइंदगी जजेस की है, और फिर बाकी फिर और इंडिपेंडेंट लोग हैं, और फिर ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस से लोग हैं। तो मेरे ख्याल से ये अब इसके अंदर हमारी कोई चॉइस नहीं है और कोई हमारी नेगेटिव लिस्ट पे भी नहीं है और हमारी कोई लिस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये काम जुडिशल कमीशन का है। अच्छा राणा साहब, ये बता दें फिर चलें इस पर, तो अदलिया के हवाले से तो लेजिस्लेशंस अब आप कर ही रहे हैं, आगे 27वीं तरमीम के बारे में भी सुनने को मिलता है, तरदीद हो गई उसकी, लेकिन अब जलसों का जो सीज़न है उसका अब सेकंड सीज़न आ गया और 9 नवंबर को पीटीआई सवाबी में जलसा करेगी, फिर ऐलान करेगी इस्लामाबाद की तरफ आने का। तो क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की इसको कर्टेल करने के लिए, अगर दोबारा से वही टर्न ऑफ इवेंट्स होता है जिस तरह पिछली बार हुआ कि शेलिंग कर दी, रोड ब्लॉक्स हो गए, इस बार भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये जलसों का जो मामला है ये इनको लोकल इंतजामिया से इजाजत लेनी होगी, और अगर इनको इजाजत मिल गई जिस तरह पिछली 2 दफा मिली थी तो इन्होंने अपने जलसे कर लिए, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी। और अगर किसी बुनियाद पे वजह इजाजत ना मिली तो जब वो नहीं मिलेगी तो फिर उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। बिफोर हैंड तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि इनको इजाजत नहीं दी जाएगी। ये जरूर कहा जा सकता है कि इनकी वायलेंस की एक हिस्ट्री है, चाहे जमान पाक के ऊपर पेट्रोल बम का इस्तेमाल करना हो, 10 फौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर होना हो, ये डी चौक के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल में जलाओ घेराव हो। अभी जिस तरीके से इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए और इन्होंने पूरी केपी की हुकूमत के जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसको इस्तेमाल राणा साहब इधर उन्होंने जवाब दिया इसका, उन्होंने ये कहा कि मैं सूबे का वजीर आला हूं और डंके की चोट पे वसाइल इस्तेमाल करूंगा बिकॉज आई एम द सीएम। ये रिस्पॉन्स है उनका इस पे। तो ये गलत है ना। देखें, एहतजाज पार्टी का बनता है, एहतजाज सूबे का नहीं बनता। और जब आप ऐसी लाइन लेते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो सियासी वसाइल इस्तेमाल करता हुआ सरकारी मुलाजमीन को लेके आए, तो ये तसादुम की रेसिपी है ना। अगर इसी तरह अगर वजीर आजम कहे कि मैं सिंध के खिलाफ एहतजाज करने लगा हूं और वो इस्लामाबाद पुलिस को लेके वो घुस जाए सिंध के अंदर और जो है वो मुख्तलिफ मशीनरी रेंजर्स को लेके, और तो ये तो बेवकूफाना मामलात हैं। सही बात है, जब अली गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए तो कहाँ थी पार्टी के मेंबर, तो कोई थे नहीं, और पार्टी इनकी तितर बितर है। वहाँ हमाद अजहर जो है उनकी अली अमीन गंडापुर से नहीं बनती, वहाँ जो खान साहब की बहनें उनकी बैरिस्टर गौहर से नहीं बनती। तो यहाँ तो हर बंदे का मौक़िफ़ अलग है, हर बंदा ठीक है। मेहरबानो साहिबा आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये कैसे वो कह रहे हैं कि ये वसाइल जो है वो मेरे हैं, मैं यूज करूंगा, ये कोई पॉकेट मनी तो नहीं होती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस की, ये तो आवाम के टैक्स का पैसा होता है। तो ये एडमिट करके कि मैं डंके की चोट पे वसाइल इस्तेमाल करूंगा, इससे फायदा हो रहा है पार्टी के बयानिए को? जी देखिए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे का, वो उस सूबे की अवाम के अक्सर मैंडेट लेकर ही चीफ एग्जीक्यूटिव बनता है। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट और जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है वहां पे ये मैंडेट नहीं है अवाम का उनके पास, मगर अली अमीन गंडापुर साहब के पास खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का सिर्फ मैंडेट नहीं, 3/4 अवाम का मैंडेट है। और वो अवाम जो है वो क्या चाहती है? वो चाहती है खान साहब की रिहाई, वो चाहती है जितने भी सियासी कारकुनान हैं तहरीक इंसाफ के, उनको इंसाफ मिले और उनकी रिहाई हो। वो चाहते हैं कि जो मैंडेट चोरी किया गया है वो लौटाया जाए। तो ये सब जो है वो अवाम चाहती है, तो अवाम ने उनको ये इस्तेहकाक दिया है। और मेहरबानो साहिबा देखिए ना, मेहरबानो साहिबा फंक्शन जिस तरह उनका जो
मौकफ है वो आवाम के तरफ लेके चलें। जिस तरह स्टेट नहीं देखे ना, जिस तरह डेमोक्रेटिक स्टेट, जस्ट वन पॉइंट है, जिस तरह एक रियासत जो है वो फंक्शन करती है, उसका बेसिक तरीन कॉन्सेप्ट ये है कि टैक्स कलेक्ट करें, आवाम की फलाह बहबूद के लिए उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें। इसमें क्या फलाह बहबूद है कि आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू करें और उसमें आवाम के पैसों को यूटिलाइज करें? तो मुजम्मिल, यहाँ पे एक प्रेमिस है ना कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि जहां पर एक आइडियल डेमोक्रेटिक रियासत, जमहूरी रियासत है जो कि जमहूरी असूलों पे चल रही है। लेट्स थोड़ा हकायक पसंद बन जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, ठीक है। जमहूरियत के नाम पर एक ढोंग रचाया जा रहा है। जमहूरियत के नाम पर वोट चोरी करके लोगों को मुसल्लत जरूर किया गया है। तो अगर हम कहें कि हमने उन असूलों के तहत और उन असूलों के अंदर चलना है जो जमहूरियत के होते हैं, मगर जमहूरियत को मजरू कर दिया है हमने, आइन को पामाल कर दिया है हमने, आइन की जो किताब है उसके कागज को रद्दी की टोकरी के कदर कर दिया है, तो फिर हम एक कंफ्यूज्ड पैरेलल्स में चल रहे हैं। फर्स्ट, अगर हम अपने जमीनी हकायक को और रियलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ना परफेक्ट डेमोक्रेसी है, ना किसी किस्म की जमहूरियत है। मतलब इसका क्रक्स ये हुआ ना, इसका क्रक्स ये हुआ राना साहब, बट मुज़म्मिल लेट मी कंप्लीट। राना साहब जो बात कर रहे हैं कि जी हिस्ट्री ऑफ वायलेंस है, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की एक नई मिसाल कायम की जा रही है और एक नई तारीख रकम की जा रही है पीडीएम की या नून लीग की इस हुकूमत से, कि जिस तरह कवानीन को, पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को वेपनाइज करके एक जमात के वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। जमहूरियत में तो बिल्कुल नहीं मिलती है। आपने देखा अलीमा खानम साहिबा है और उज़मा खानम साहिबा है, उनके ऊपर किस किस्म के मज़ाहिका खेज पर्चे किए गए कि उनके हाथ में बारूदी मवाद था। मतलब, और आप सब देख चुके वो विजुअल जब वो गिरफ्तार हुए, उनके हाथ में तो उनका हैंडबैग तक नहीं था, तो बारूदी मवाद कहां से था? तो जब इतने झूठ के ऊपर हमने रियासत को चलाना है और इस जबर के साथ चलाना है, अब वो कह रहे हैं इंतजार पंजूता साहब की बात कर रहे हैं कि वो आएंगे, बयान देंगे। आपने देखी उनकी वीडियो कि जब वो पेश किया गया, आपको लगता है कि वो आदमी बयान दे सकता है? आपने उस इंसान को तोड़ दिया और इसकी जिम्मेदारी नून लीग को, राना साहब को, इन सबको लेनी पड़ेगी। मतलब ये अगवा बराए तावान वाली कहानी पे आपको एतमाद नहीं है? नहीं, जो देखिए, आपको एतमाद है क्या? वो कहानी में मंतक है? कैसे थे ये अगवाकार इतने अच्छे कि एजीपी साहब ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि 24 घंटे में वो बाजियाब हो जाएंगे और 24 घंटे में अगवाकार उनको छोड़ के गायब हो गए। देखिए, पाकिस्तानियों की जो डोंट क्वेश्चन देयर इंटेलिजेंस, ठीक है, लोग चुप हैं, खौफ जरूर है, मगर लोग बेवकूफ नहीं है। ठीक है, वक्त महदूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई राना एहसान साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद अमरीकी इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के रिज़ल्ट पर हैं, जिसमें तकरीबन एक दिन बाकी रह चुका है और डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स, दोनों को लेकर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिन पर बहस की जा रही है। इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से बात की जा रही है, अबॉर्शन राइट्स के हवाले से, फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में, और सबसे बड़ा फैक्टर अमरीकी सियासत में भी कहा जा रहा है कि इस वक्त मईशत ही है, क्योंकि जो इकनॉमिक डिक्लाइन है वो बहुत से लोग फील कर रहे हैं, इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, उसका फ़ायदा किसको होगा? और जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनके बारे में इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है कि आया वो ट्रंप को वोट करेंगे या हैरिस को, वो डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो क्या सूरत हाल है अमेरिकन इलेक्शंस में जो इस वक्त पोल्स कह रहे हैं उसकी, इस पर बात करते हैं। कौकब फरशोरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तजिया निगार हैं, और उज़ैर यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन DC से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उज़ैर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। बिफोर वी गो इनटू द मैचअप जो कि हम देख रहे हैं ट्रंप और हैरिस के दरमियान, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू यू इन दी अमेरिकन पॉलिटिकल सीन जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होंगे? इमिग्रेशन के हवाले से भी कुछ लोग बात करते हैं, इकॉनमी की बात करते हैं, अबॉर्शन राइट्स की बात करते हैं, या एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर जो पॉलिटिक्स है उसकी डिस्कशन होती है। व्हाट इज़ द क्रूशल फैक्टर जो कि डिसाइड करेगा कि वोटर ने किसको चूज़ करना है? अल्टीमेटली देखें, डेमोक्रेट साइड पे जो मेन इशू है उनके वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए वो अबॉर्शन राइट्स है और बिलखुसूस जो है वो क्लाइमेट चेंज है। उसके साथ साथ जो बड़ा ओवरऑल इशू है अक्रॉस
अमेरिका वो ये है कि अमरीकी जमहूरियत के साथ क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप के अपने लोग उन्हें फैशिस्ट कह चुके हैं फॉर एग्जांपल इस कैंपेन में। और दूसरी तरफ अगर रिपब्लिकन्स के जो मेन मुद्दे हैं, टॉकिंग पॉइंट्स हैं, उसमें इमिग्रेशन नंबर 1 पर है और इकॉनमी जो है जिस पे महंगाई पिछले 2 साल में थोड़ी ज़्यादा हुई अमेरिका में, वो इशू सबसे बड़ा है। और अक्रॉस द बोर्ड जिस इशू पे वो लोगों को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीन और बिलखुसूस चीन के साथ अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है और उस पर जो उन्होंने टैक्सेस लगाने हैं उस पर उन्होंने काफ़ी कैंपेन की है इस दफ़ा। सही। कौकब साहब, आपका क्या ख्याल है ये जो इकॉनमी का फैक्टर है, क्योंकि गैलप सर्वे एक था मैं देख रहा था, 2/3 लोग ये समझते हैं अमेरिका में कि जो मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिटेरियोरेट कर रही है, वो ठीक नहीं है, बदहाली की तरफ जा रही है। तो यही डिसाइड करेगा कि आइदर इट हैज़ टू बी ट्रंप या हैरिस। मईशत यकीनन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आज से जब मैं थोड़ा सा माजी में ले जाऊं अगर आपके सुनने वालों को, 1976 का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त के सदर थे जिमी कार्टर और उनके जो मुद्दे मुकाबिल जो उनके चैलेंजर थे वो रोनाल्ड रेगन थे। उन्होंने एक स्लोगन बनाया था और उन्होंने कहा था, आर यू बेटर ऑफ देन यू वर 4 years ago? क्या आज आपकी हालत उससे बेहतर है जो 4 साल पहले थी? तो उसका जवाब नफी में था और रेगन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। आज जब भी इलेक्शन होता है कमोबेश सूरत हाल यही होती है, लोग कोशिश करते हैं कि जो 4 साल पहले की सूरत हाल है उससे मुवाजना करें कि जो 4 साल तक। इस दफा इलेक्शन की नौयत कुछ इस तरह की है कि दोनों में से कोई भी कैंडिडेट अपने आप को चेंज कैंडिडेट के तौर पर पेश नहीं कर सकता, क्योंकि कामला हैरिस बहैसियत नायब सदर 4 साल तक व्हाइट हाउस में रही हैं, इस वक्त भी हैं बहैसियत नायब सदर, और डोनाल्ड ट्रंप भी 4 साल तक सदर रह चुके हैं। तो दोनों कैंडिडेट्स को एक अगर एज हासिल है कि वो दूसरे को पे अटैक कर सकें, तो लेकिन इन दोनों को अपने अपने रिकॉर्ड्स को डिफेंड भी करना होता है। अच्छा। कि उन्होंने अपने 4 साल में मईशत के लिए क्या किया, और मईशत से ही जुड़ी हुई चीजें जाहिर है महंगाई है और टैक्स के कौन सा कैंडिडेट ज्यादा बेहतर टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आता है जिससे कि अमेरिकन की जो पे चेक है उसमें इजाफा होता है या कमी होती है। तो ये मामला जिस तरह के आपने खुद फरमाया कि मईशत जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करेगी। ठीक है उज़ैर साहब, ये जो इमिग्रेशन के हवाले से ये पॉपुलर स्लोगन्स होते हैं, आपको लगता है कि इस बार वोटर ये बाय कर रहा है इस बड़े स्टेज के ऊपर कि वो ट्रंप को ही चूज़ करेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि कमाला हैरिस के हवाले से अगर हम बात करें तो अमेरिकन के बारे में एक आम तासुर यही है कि वो अभी इतनी हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी खातून को प्रेसिडेंट मुंतखब कर लेंगे, एटलीस्ट अब तक तो नहीं हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड होगा। तो अब अगर ये फैक्टर देखा जाए तो ये वाकई कंसिडर कर रहा है वोटर कि जेंडर क्या है उम्मीदवार का? इस पे देखिए, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का जो एंटी इमिग्रेशन व्यू है, इनका जो कोर सपोर्टर है उसने तो ये जो है जहर जो उगला गया है कैंपेन के अंदर उसे फुली एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसी रियासतों में जहां इमिग्रेंट्स हैं भी नहीं इतने ज़्यादा, वहाँ भी नंबर 1 इशू रिपब्लिकन्स के लिए सदर्न बॉर्डर है कि इमिग्रेंट्स की एक इन्वेजन आ रही है। और ये हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिबेट में कहा कि जो इमिग्रेंट्स हैं हेशन, वो लोगों के कुत्ते बिल्लियाँ खा रहे हैं। जेडी वैंस जो कि इनके नायब सदर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट में कहा कि मिनेसोटा में इतने मुसलमान आ गए हैं कि वहाँ पे अब खुल्लम खुल्ला अजान दी जा रही है और शरिया लगने वाला है। तो इस तरह का जो रेटरिक है एंटी इमिग्रेंट, वो कोर सपोर्टर ने तो ले लिया है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अमेरिका में लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनका एक्सपीरियंस विद इमिग्रेंट्स इज़ वेरी डिफरेंट। वो कहते हैं कि लोग आते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें कौन सी इतनी ज़्यादा बुरी बात है। दूसरी तरफ जो आपने कामला हैरिस की बात की कि वो खातून है, बिलखुसूस एक अफ्रीकन अमेरिकन खातून है जिनकी वालदा इंडियन डिसेंट की हैं, तो ये एक इशू ज़रूर है कि क्या एक खातून को अमेरिका इलेक्ट करेगा। 2016 में हिलरी क्लिंटन नाकाम हुई इसके अंदर, लेकिन इस दफ़ा 2 चीज़ों पे उन्हें बरतरी हासिल है। एक तो ये कि अफ्रीकन अमेरिकन सपोर्ट जो है, वोटर जो है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और वो उनके साथ और ज़्यादा खड़ा है इस दफ़ा। और दूसरी बात ये कि ये अक्रॉस कम्यूनिटीज़ जो है, यंगर और ख़वातीन ने ये बात मान ली है कि इस दफ़ा हमें खातून को वोट देंगे और उन्हें जिताएंगे। ठीक है कौकब साहब, ये एक तो ये फैक्टर के जो जिस तरह उज़ैर ने भी एक्सप्लेन किया कि कहीं ना कहीं ये हेटरेट की पॉलिटिक्स, डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है वो रिपब्लिकन्स रिट्रेट कर रहे हैं, और इसके बावजूद जो मुस्लिम वोटर है अमेरिका में उसका बेंट किस तरफ है। मुस्लिम्स फॉर ट्रंप की पूरी कैंपेन हमने लास्ट वक्त भी देखी, इस बार उनकी इंक्लिनेशन कहाँ है? और दूसरा स्विंग स्टेट्स के हवाले से जो 7 स्टेट्स को कहा जाता है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगी, वहाँ पर आपके नज़दीक क्या हो सकता है?
देखिए, अगर आप दोनों सवालात को यकजा कर दें, स्विंग स्टेट्स और मुस्लिम वोट को, तो उसमें सिर्फ एक स्टेट है जो कि मिशिगन है, जो कि स्विंग स्टेट भी, और जहां पर मुसलमानों का वोट जो है वो इतनी बड़ी तादाद में है कि शायद अगेन उसमें बिल्कुल हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि मुसलमानों का वोट, क्योंकि देखिए 2020 के इलेक्शन में तकरीबन 16 करोड़ वोट डाले गए थे और यहाँ पर मुसलमानों की तादाद अगर हम देखें तो 40 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप अंदाजा कर लें, और फिर उसमें से वोटर्स कितने होंगे। तो मुसलमानों को एक बहुत बड़ा वोटिंग ब्लॉक कहना जो है वो अभी हम शायद उस मरहले पर नहीं पहुंचे हैं कि वो कोई सिर्फ एक, ज़ाहिर मिशिगन की रियासत ऐसी है जहां प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत नैरो मार्जिन से जीते थे 2020 में। इस दफा मिशिगन भी एक स्विंग स्टेट है, प्रेसिडेंट ट्रंप वहां 2020 में हार गए थे, तो इसलिए, और वहां पर मुसलमानों ने बिल्कुल खुलकर प्रेसिडेंट ट्रंप की कुछ ग्रुप्स हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी हिमायत की है। लेकिन यहाँ पे जो मुसलमानों का हम एक मोनोलिथिक बॉडी के तौर पर नहीं देख सकते कि अगर वहां पर मिशिगन के कुछ मुसलमान ग्रुप्स ने उनकी हिमायत की है तो पूरे अमेरिका के मुसलमान उनकी हिमायत कर रहे हैं। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो कामला हैरिस के लिए वोट करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो शायद वोट ही ना करें, वो एब्सटेन करें, वो या थर्ड पार्टी को वोट कर दें, क्योंकि उन्हें दोनों उम्मीदवारों से उनका ये कहना है कि उनको मायूसी है। और इमिग्रेशन जो है वो जाहिर है कि रिपब्लिकन्स उसको अपने एक इलेक्शन स्लोगन के तौर पर बिल्कुल आपने दुरुस्त का इस्तेमाल करते हैं, मगर ये कि क्या वो उसको हम इस तरह देख सकते हैं कि वो मतलब नफरत की पॉलिसी है क्या? ये तो जाहिर है कोई एनालिस्ट जो दोनों तरफ के लोग हैं वो एक दूसरे पर इस नौयत के इल्जाम आयद करते हैं। ठीक है उज़ैर साहब, ये इसका अगर ट्रंप वापस आते हैं, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही वाइटल समझते हैं इस चीज़ को। मैंने देखा सरदार लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि नवंबर में खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। उनसे सवाल हुआ क्यों, उन्होंने कहा क्योंकि 5 तारीख को इलेक्शन है, ट्रंप वापस आएंगे और खान साहब विल वॉक फ्री। इज़ दिस अ डिलूजन ऑफ सम सॉर्ट के यहाँ पर समझ रहे हैं कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में? आपको लगता है कुछ ऐसा है वहाँ पर कि इज़ देयर अ डिफरेंस इन व्यूइंग पाकिस्तान विद अ डेमोक्रेटिक और अ रिपब्लिकन लेंस? इससे पहले मुस्लिम वोट पे एक कमेंट कर दूं कि अभी काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस का लास्ट सर्वे आया है, जिसके मुताबिक तकरीबन 40% मुसलमान जिन्होंने पोल किया वो कामला हैरिस को वोट डालेंगे, 40% कह रहे हैं कि वो जिल स्टाइन को डालेंगे, और 8 से 10% कह रहे हैं हम डोनाल्ड ट्रंप को डालेंगे। तो ये ओवरऑल मजमूई सपोर्ट का लेटेस्ट सर्वे है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और खान साहब की बात है, तो पहला सवाल तो मेरे नज़दीक ये बनता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन करके खान साहब की रिहाई करवा देते हैं तो क्या वो पाकिस्तान के अंदरूनी इशूज़ के अंदर मुदाखलत होगी या साजिश होगी? नंबर 1। नंबर 2, अमरीकी पॉलिसी इस तरह नहीं बनती कि एक सदर ने कह दिया कि वो फ़ोन कर दें और उससे सारा काम, पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक काम के पीछे लग जाए। अमरीका के बड़े नैरो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, बिलखुसूस काउंटर टेरर के लिहाज से, दहशत गर्दी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिहाज से। इन दोनों इश्यूज का मेन पार्टनर जो है अमेरिका के लिए वो पाकिस्तानी फौज है। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट कर दें या कुछ कह दें, लेकिन क्या उससे उनकी पूरी इंतजामिया जो है वो ये कहेगी कि इमरान खान को रिहा किया जाए? वरना मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। और उसके अंदर भी अगर हम लेवरेज की बात करें तो 98-99 में अमेरिका के पास बहुत लेवरेज थी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तानी रियासत ने फिर भी न्यूक्लियर टेस्ट किए, हालांकि अमेरिका ने कहा ना करो। 9/11 के बाद अमेरिका ने बार बार पाकिस्तान को कहा डू मोर ऑन योर अफगान पॉलिसी और उसको चेंज करें। लेवरेज भी बहुत ज्यादा थी, पाकिस्तानी रियासत का एक अलग जो है नुक्ता था और उन्होंने उस पॉलिसी को जारी रखा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान काम होता है दो रियासतों के अंदर, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में जहां अमेरिका के और बड़े इश्यूज बहुत हैं और लेवरेज भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही महदूद रह गई है। बिल्कुल। कौकब साहब, वेरी शॉर्टली, लेट्स से कि रिपब्लिकन्स अगर वापस आते हैं व्हाइट हाउस में, तो 3 फ्रंट्स जिसको चाइना कह सकते हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर, और तीसरा इसराइल पैलेस्तीन में जो सूरत हाल है, इन तीनों में कोई तब्दीली आएगी या कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस एज यूजुअल वही चलेगा? देखिए, अभी तक जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, सेंटर स्टेज नहीं लेते हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी ही होती है। यहाँ पर कैंडिडेट्स क्या करते हैं उसका बहुत हद तक दारोमदार ये होता है कि वो एक दूसरे के खिलाफ एड्स बनाते हैं, जिन्हें कैंपेन एड्स कहा जा सकता है, दूसरे उम्मीदवार को अटैक एड्स। हम जितने भी एड्स देखते हैं उसमें मईशत की बात होती है, टैक्सेस की बात होती है, इमिग्रेशन की बात होती है। प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद को एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है
कि जो जिन्होंने कोई जंग शुरू नहीं की, तो वो इस हद तक तो जरूर बात होती है और वो कहते हैं कि वो जंगों का खात्मा करेंगे। अभी हम मिशिगन की बात कर रहे थे, वहां भी लोगों ने कहा कि जी वो इसलिए उनकी हिमायत कर रहे हैं कि वो जंगों का खात्मा करेंगे। लेकिन उमूमी तौर पर चीन के हवाले से या जो मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, यूक्रेन की सूरत हाल है, उसमें दोनों का यही कहना है कि जी हम रेटरिक को नीचे लाएंगे, हम कोई इस तरह की मुखालफाना पॉलिसी एक दूसरे से नहीं रखेंगे, एग्रेशन नहीं होगी। दोनों अपने आप को एक मुतदल उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की कोशिश करें। अभी दोनों उम्मीदवार कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर यूनुस साहब और कौकब साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।